अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो आपका लेक्चर है ना, वो क्लास 12 की न्यू बुक जो फिजिक्स की आई है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि आपकी न्यू बुक चेंज हो चुकी है। जिस तरह से मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स मेरे इस चैनल के अंदर एमर्स कोचिंग सेंटर के अंदर अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हो। एक एक क्वेश्चंस को मैंने कोशिश की है स्टूडेंट सॉल्व करवाने की। ऑलरेडी 12th चैप्टर तक तमाम चीजें अपलोड है। आज से इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर की जो न्यू फिजिक्स की बुक आई है इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके तमाम लेक्चर्स देखेंगे, तमाम टॉपिक्स देखेंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो सके। चलो आज वक्त को जाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात कह देता हूँ स्टूडेंट, अगर आपको मेरे ग्रुप्स में ऐड होना है तो आपको उसमें नंबर शो होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना है, अपना नाम, क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके। तो मैं क्या करूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा तमाम जो हमारे ग्रुप के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 15 है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है। ठीक है, इससे लास्ट टॉपिक में हमने स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो हमने पढ़ा था हीट का चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अब उसी के आगे हमने यह कंटिन्यू करना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाकी तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्टूडेंट हीट के बारे में, जो हम प्रीवियस फर्स्ट ईयर में थे, थोड़ा सा उसका नॉलेज लेते हुए फिर हम टेम्परेचर की जानिब जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था हीट, इट इज द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल कंटेन बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि पहले तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम फिजिकली देखा जाए तो उसमें हम ऐसे बोल सकते थे कि लाइक आपके पास जो हीट की डेफिनेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि कोल्डनेस और हॉटनेस के बारे में पढ़ना, वो हमारे पास हीट है अगर फिजिकली देखें। ठीक है, अगर हम इंटरनली देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा इसका डेफिनेशन, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी कंटेन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है स्टूडेंट, जब भी हमारे मॉलिक्यूल्स किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनता है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है कि जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, उसकी मदद से हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बनता है। ठीक है, उन दोनों के टोटल कंटेन करना जो हम क्या कहते हैं, हम लोग हीट कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ा था इसलिए मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं दे रहा, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ टेम्परेचर के ऊपर, ताकि क्या हो सके आपका जो मेन टॉपिक है उसे कवर किया जा सके। तो स्टूडेंट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आप बोल सकते हो कि लाइक जो हम नॉर्मल बोलते हैं जैसे कि वेदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू बातें कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप फिजिक्स में जानना चाहोगे टेम्परेचर होता है क्या है, तो उसके हिसाब से भाई मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ, फिर डेफिनेशन के बाद आपको तमाम इसकी चीजें बताता हूँ कि बेसिकली टेम्परेचर है क्या। हीट और टेम्परेचर में काफी फर्क होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर, तो भाई बेटा क्या है, टेम्परेचर एक तरह का क्या है, मेजरमेंट है किसकी, एवरेज, किसकी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, किसकी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की एवरेज मेजरमेंट किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। बोलोगे सर आप तो पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, या फिर एक कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है स्टूडेंट, मूवमेंट करता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो जनरेट करता है काइनेटिक एनर्जी। क्या जनरेट करता है, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी जब स्टूडेंट मूव करता है तो उस मूवमेंट को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिस तरीके से वो मूव करते हैं, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर एक मेरे पास मॉलिक्यूल इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल कहेंगे। और जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की मदद से हो रही है। ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी का, तो आपको समझ में आया ना, किसी भी बॉडी की मूवमेंट के काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट के बारे में स्टूडेंट क्या करना, उसके एवरेज मेजरमेंट निकालना, तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हाई टेम्परेचर कब होगा, लो टेम्परेचर कब होगा, हमें पता कैसे चलेगा जब हम एवरेज निकालते रहेंगे। तो
तो इसमें याद रखना, जब हमारे किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्टेस्ट हो, बहुत तेजी से मूव कर रहा हो मॉलिक्यूल, मतलब इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी काफी तेजी से क्या हो रहा हो, मूव हो रहा हो, तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट, हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई। मूवमेंट हाई होगी, मूवमेंट फास्ट होगी, तो टेम्परेचर भी क्या होगा स्टूडेंट, हाई होगा। अगर मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी तो याद रखना, तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, लो होगा। अभी टेम्परेचर हाई लो, आप ये बोलोगे कि सर ये हाई और लो क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को ना स्केलिंग की गई है, ठीक है, मुख्तलिफ उसके यूनिट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो पहला स्केल है स्टूडेंट, जो हम कहते हैं उसको सेंटीग्रेड कहते हैं या फिर सेल्सियस स्केल कहते हैं, जो हम बेसिकली अपने वेदर की फोरकास्ट करने के लिए जो टेम्परेचर को एज पाकिस्तान में देखा जाता है, तो ज्यादातर लोग देखते हैं सेल्सियस में। ठीक है, फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या देखा जाता है, सेल्सियस में देखा जाता है। अगर हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो स्टूडेंट हम कैसे करते हैं, हम फ़ारेनहाइट स्केल से करते हैं। आपने देखा होगा थर्मोमीटर होगा आपके पास, उसमें आप क्या करते हो, थर्मोमीटर जो मरकरी लगा हुआ होता है वो क्या करता है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तभी मेजर का वर्ड इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। ठीक है, और एक और हमारे पास होता है केल्विन होता है। ठीक है, जिसको हम और एक साथ साथ मेरे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट स्केल भी होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बेसिकली पूरा एक चार्ट बनाकर क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आपको समझ में तो आ गया ना कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ट्रांसलेट टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट को देखना, उसके एवरेज मेजरमेंट को देखना, वो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता भी दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्केलिंग का काम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि मेरे पास सेंटीग्रेड लिखा हुआ है ना, तो मैं सेंटीग्रेड वाला स्केल सेल्सियस को ही लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास पहला स्केल कौन सा है स्टूडेंट, सेल्सियस है। ठीक है, दूसरा स्केल मेरे पास स्टूडेंट फ़ारेनहाइट है, तो मैं फ़ारेनहाइट यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे तमाम चीजें आपको ना एक एक करके बताना है। ठीक है, क्या हो सके आपकी तैयारी हो सके। फ़ारेनहाइट हो गया और आखिरी वाला क्या होगा स्टूडेंट, केल्विन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, केल्विन लिख दिया। ठीक है, एक मैंने इस तरह से, जिस तरह से आपके पास बुक में इसको मेजर करके बनाया गया है, तो मैंने भी इसको इसी तरह से आपके सामने शो कर रहा हूँ, ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन क्या हो जाए स्टूडेंट, दूर हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम आपके लिए कुछ इस तरीके से बना दिया। मैं एक बार कैमरे में भी देख लेता हूँ कि मेरे कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सही है, इतना तो नजर आ ही रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके लिए एक इस तरह का एक स्केलिंग कर लिया। ठीक है, पहला वाला सेल्सियस है, दूसरा वाला फ़ारेनहाइट है, तीसरा वाला क्या है स्टूडेंट, केल्विन है। ठीक है, अब इन तमाम के स्टूडेंट कहीं ना कहीं वैल्यू फिक्स करती है, जहां पे हम बोल सकते हैं कि किसी वाटर की, वाटर का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसकी एब्सोल्यूट जीरो क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम सबसे पहली वाली लाइन को सपोज करते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट अपर हाई लिमिट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं ये बोल देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि सेल्सियस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेरे पास कितना होता है। ठीक है, वाटर हमने एक एग्जांपल ली है। ठीक है, तो सेल्सियस के अंदर स्टूडेंट सॉरी, सेल्सियस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, एक वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट इसको देखा जाए फ़ारेनहाइट के अंदर, तो फ़ारेनहाइट में इसी की जो वैल्यू है 100 की, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मुझे केल्विन में देखना है स्टूडेंट, ठीक है, इसी चीज को केल्विन के अंदर देखना है, तो मेरे पास क्या होगी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 373। ठीक है, 373 केल्विन। ठीक है, केल्विन आ गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया और वो क्या हो गया, सेल्सियस हो गया। ठीक है, अगर किसी भी बॉइलिंग पॉइंट में तीनों के अगर हम लोग क्या देखें स्टूडेंट, स्केलिंग देखें, तो सेल्सियस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 100 डिग्री सेल्सियस होगी, फ़ारेनहाइट के अंदर देखा जाएगा तो 121 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी, अगर केल्विन के अंदर देखा जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, 373 केल्विन होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, किसी भी अगर आप वाटर को देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं बताऊंगा इन दोनों में है क्या, डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तमाम चीजें। अगर हम इसी को स्टूडेंट देखें किसके अंदर, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को मैं नीचे मेंशन करता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है,
कि इसमें आकर के क्या होने लग जाएगा स्टूडेंट, ये फ्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट को देखा जाए तो सेल्सियस के अंदर स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट कब होती है, सबको मालूम होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में जाकर के क्या हो जाता है, आपका वाटर क्या होने लग जाता है स्टूडेंट, जमना स्टार्ट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाए तो स्टूडेंट मेरे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, यही चीज 0 लिखोगे तो वो क्या होगा स्टूडेंट, सेल्सियस में होगा। ठीक है, अगर 0 के बाद अगर इसी 0 सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहो फ़ारेनहाइट के अंदर, जिसका फॉर्मूला भी होगा, जिसको ड्राइव भी करेंगे, तो वो कितना होता है स्टूडेंट, 32 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसी को स्टूडेंट केल्विन में लिखना चाहो तो मेरे पास क्या आता है, 273 केल्विन। ठीक है, यहां तक तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा इसकी स्केलिंग के बारे में। ठीक है, अब मैंने एक और पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो बुक के अंदर फिलहाल इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो कब हो जाता है, अकॉर्डिंग टू बॉयस एंड चार्ल्स लॉ। हमने बॉयस एंड चार्ल्स लॉ को भी हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें देखेंगे कि असल एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होती है जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर देखते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए आप देख लो कि मेरे पास अगर सेल्सियस स्केल है ना, तो सेल्सियस स्केल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू कब होती है, जब ना तो मॉलिक्यूल क्या करे स्टूडेंट, हमारे पास बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब उसकी कोई टेम्परेचर, मतलब कि कोई आखिरी टेम्परेचर हो, कोई बचे ही ना। ठीक है, तो वो मेरे पास कब आती है स्टूडेंट, वो मेरे पास आती है अगर देखा जाए तो मेरे पास -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस में आकर के आपके पास डिग्री जो सेल्सियस होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कब आती है, जब -273 डिग्री सेल्सियस हो। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो स्टूडेंट मेरे पास क्या होता है, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली लिखना चाहो तो 460 भी लिख सकते हो स्टूडेंट। 59 किसके करीब है, 60 के करीब है, तो इसको 460 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहा जा सकता है। अगर केल्विन में देखा जाए तो स्टूडेंट क्या होता है, 0 केल्विन होता है। क्या होता है, 0 केल्विन होता है। देखिए मैंने ओके नहीं लिखा है, मैंने 0 केल्विन लिखा है। तो याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर सेल्सियस से पूछा जाए कि सेल्सियस स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कब आती है, मतलब आखिरी टेम्परेचर की सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की वैल्यू क्या आती है, तो हम क्या कह सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो क्या आ जाएगा, 460 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में देखा जाए तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, 0 केल्विन होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीजें बताई है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, इसके बाद हमने थोड़ा देखना है कि इनके दरमियान डिवीजन कितनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डिवीजन कितनी है और कितने पे हम कह सकते हैं कि इसकी डिवीजन, ये हमारे पास एमसीक्यूज में आता है स्टूडेंट। तो जरा गौर से देखो, मेरे पास यहाँ पे बेटा 100 है, 0 से लेके 100। देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखो और फ्रीजिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के हमारे पास क्या आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तक की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, 0 से लेके 100 आ रही है। तो मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो हर एक वैल्यू के दरमियान इतना गैप आएगा स्टूडेंट, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल डिवीजन होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, मेरे पास 100 होता है। कितना होता है टोटल डिवीजन, 100 होता है। और हर एक डिजिट को हम क्या कहते हैं, हर एक डिजिट को हम कहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो 0 से लेके 100 लिखा हुआ, जो टोटल डिवीजन कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे देखो 32 से लेकर के 212 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेल्सियस का अगर टोटल डिवीजन देखना चाहो तो वो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, वो मेरे पास होता है 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, टोटल डिवीजन मेरे पास कितना होता है, 100 होता है। उसी की तरह स्टूडेंट अगर हमें फ़ारेनहाइट स्केल का देखना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर स्टूडेंट मेरे पास फ़ारेनहाइट स्केल में देखो 32 से लेके 212 देखोगे ना, तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल डिवीजन जो फ़ारेनहाइट स्केल की आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, वो 180 आएगी। कितनी आएगी, 180 ही आएगी। ठीक है, तो 180 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसका टोटल डिवीजन बनेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हमें देखना हो स्टूडेंट केल्विन स्केल का, तो केल्विन स्केल में कितना होगा, केल्विन स्केल का स्टूडेंट टोटल डिवीजन जो होगा स्टूडेंट वो 100 ही होगा, क्योंकि 273 और 373 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा टोटल डिवीजन केल्विन का भी स्टूडेंट सेम ही आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 100 का ही फर्क आ रहा है। इन दोनों के दरमियान भी 100 का आ रहा है, जबकि इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, 180 का फर्क आ रहा है। ये बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लिख लेना है। इसके बाद हम इसके थोड़े से चीजों को और देखते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को भी क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस डिवीजन के बारे में बात की थी स्टूडेंट, तो ये 1 डिग्री कितने के बराबर होगा स्टूडेंट,
इसमें 1 डिग्री के बराबर होगा। अगर टोटल डिवीजन देखा जाए 180 आ रहा है ना स्टूडेंट, तो इसको अगर 1 फ़ारेनहाइट डिग्री देखा जाए तो वो कितना होगा स्टूडेंट, 1.8 होगा। ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 1.8 होगा। और अगर इसको देखा जाए तो इसका भी मेरे पास क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए ना कि इसमें डिग्री कितना आएगा, तो हर एक डिवीजन के डिग्री कितना आएगा, 1 आएगा। इसका स्टूडेंट अगर देखा जाए तो क्या आएगा, 1.8 आएगा। ठीक है, और इसका देखा जाए केल्विन का देखा जाए तो स्टूडेंट 1 ही आएगा। ठीक है, इसको 100 डिवीजन करके देखोगे तो यही आएगा। अगर मैं देखूं स्टूडेंट कन्वर्जन करने की कोशिश करूं कि अगर मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट, मेरे पास 1 केल्विन है, कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कितना चेंज आएगा अगर टेम्परेचर के अंदर, कि अगर मेरे पास क्या हो जाए, यही चीज फ़ारेनहाइट में हो। तो मैंने बताया कि अगर मेरे पास 1 डिग्री हो सेल्सियस के अंदर तो वो 1 डिग्री होगा। अगर इसको चेंज किया जाए फ़ारेनहाइट के अंदर तो स्टूडेंट क्या होगा, क्योंकि इसके टोटल डिवीजन कितने, 180, और 180 मतलब मैं क्या करूंगा, इसको 1.8 लिखूंगा। तो 1 डिग्री को अगर चेंज इन फ़ारेनहाइट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे स्टूडेंट 1.8 के साथ करवा दोगे, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखना, अगर किसी भी चीज में चेंजेस लेकर आनी हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हो। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो सुन, अगर मैं चाहूं कि मुझे बता दो कि मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस जो है चेंज इन टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट के अंदर लेकर आना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, 10 डिग्री सेल्सियस को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास किसका बन करके आ जाएगा, फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चीज को आपने स्टूडेंट याद रखना है कि अगर छोटे मोटे एमसीक्यूज में आ जाए कि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक और चीज होता है कि अगर मेरे पास कोई टर्म 100 सेल्सियस है, ठीक है, अब ये जो आया है मेरे पास 212 फ़ारेनहाइट आया है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू कैसे आई है, 212 फ़ारेनहाइट कैसे आई है, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास कन्वर्जन का एक फार्मूला होता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। तो चलो आज इसकी वैल्यू को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो आज मुझे इस तमाम वैल्यूज़ को रब करना होगा ताकि मैं इसको सॉल्व करवा सकूं। अब इसमें मैंने कुछ जनरल फार्मूलाज और उसके साथ क्वेश्चन जो बुक के अंदर मौजूद है उसको लेकर आ गया हूं ताकि आपको इसके बारे में भी पता चल जाए। इसमें एक और बात कहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल में आपके सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट काफी ज्यादा मुझे नहीं रहे। ठीक है, तो चलो आज हमारे पास कन्वर्जन है ना, तो स्टूडेंट कन्वर्जन के लिए मैं सबसे पहले आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूं जिसकी मदद से क्या होगा आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑन 1 स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है स्टूडेंट किसके, टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब बोलोगे सर ये समझ में क्या आ रहा है, अगर मैं सपोज कर देता हूँ ये स्टूडेंट सेल्सियस है और ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर ऑन 1 स्केल जो कि हमें नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट लिखूंगा TC लिख दूंगा। ठीक है, TC इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। ठीक है, माइनस मुझे मालूम है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस का, फ्रीजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट 0 डिग्री, तो मैं क्या लिख दूंगा 0 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट सेल्सियस का 100 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ। ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल, टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल मेरे पास क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट ये TF होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा TF हो जाएगा। फिर माइनस करना है फ्रीजिंग पॉइंट से, तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा 32, तो क्या लिख दूंगा माइनस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट का आपके पास होगा 212, तो क्या लिख दूंगा 212 माइनस का क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 32, तो क्या लिख दूंगा 32 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना स्टूडेंट। जब इसको टोटल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट TC डिवाइडेड बाय 100 इक्वल होगा स्टूडेंट TF। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट
माइनस का 32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है 180 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसकी मदद से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं और 100 को 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5/9। तो मैंने वही लिखा है स्टूडेंट, टीसी जो है वो 5/9 TF माइनस 32। तो इसकी मदद से कोई भी आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ याद रखना अगर केल्विन को किसी चीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसी टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम उस टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री वाले टेम्परेचर को क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस करवा देंगे किससे 273 से, ठीक है। अगर सेल्सियस में कोई चीज लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करवा दोगे 273 में। अगर फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है तो पहले उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, फिर सेल्सियस के कन्वर्ट करने के बाद फिर 273 ऐड करवाओगे तो वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट ये रखना है, ये मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ आप इस टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.88 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। अगर मुझे इसको फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में मेरे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, टेम्परेचर इन सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखता हूं टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है स्टूडेंट मेरे पास कितना गिवन है 36.88 सेल्सियस डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ़ारेनहाइट स्केल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TF की वैल्यू को हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ TF लिखा हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला मेरे पास गिवन है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट कि मेरे पास TC जो होता है सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या आ रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन में बेटा मुझे मालूम है कि TC जो है वो बराबर होता है किसके 5/9। तो क्या लिखूंगा 5/9 और यहाँ क्या लिखूंगा TF माइनस का 32, ठीक है। अब जो जो वैल्यू मालूम है ना उन वैल्यूज को आप लिख लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख रहा हूँ TC की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है 36.88, ठीक है, बराबर है स्टूडेंट 5/9 और यहाँ पे क्या है TF। तो TF को मैंने वैसे ही लिखा है स्टूडेंट और ये क्या हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा, 9 को जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 36.88 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके TF माइनस का 32, ठीक है। बेटा ये माइनस का 32 है, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 36.88 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का यहाँ के प्लस का 32 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा TF में, ठीक है। अब बेटा जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में डालने के बाद ये तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे और उसको डिवाइड करोगे 5 से और फिर उसको प्लस करोगे 32 से, तो स्टूडेंट जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, TF की जो वैल्यू आ जाएगी फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आ जाएगी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली सॉल्व करवा दिया, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है कि मैं एक एक करके इसको सॉल्व करवाऊं। तो जस्ट आपको ये बताना था स्टूडेंट कि ये इस तरीके से क्या होगा सॉल्व होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब मैं आपको करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।